डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स के रिविजन्स को, जिसमें हम सबसे पहले माइक्रो से स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका चैप्टर फर्स्ट पढ़े, जो हमारे एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाए। ठीक है, उसका जो वेटेज है 6 मार्क्स का है। इनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं? सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्यों रेज होती है। ह्यूमन वांट्स हमारी कैसी होती है? अनलिमिटेड। हमारी जो नीड्स है और आवश्यकताएं हैं वो सब कैसी है? अनलिमिटेड। और उनको जो फुलफिल करते हैं रिसोर्सेज वो कैसे है? लिमिटेड है हमारे पास। उनके एक तो लिमिटेशन है, लिमिटेड है। सेकेंड इज उनके मल्टीपल यूज होते हैं। तो इस वजह से वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स रेज होती है जिसको हम स्केर्सिटी भी कहते हैं। अच्छा, यही रीजन होता है और इन्हीं की वजह से हमारी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी क्या होती है? रेज होती है। जैसे व्हाट इज प्रोड्यूस। भाई, एक प्रोड्यूसर जब कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैं क्या क्या मैन्युफैक्चर करूं, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करूं। सेकंड, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। जो भी वो फाइनल करता है तो उसमें वो कैसे कैसे रिसोर्सेज को यूज करे, टेक्नोलॉजी को यूज करे, तो और कैसे उन गुड्स को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। एंड थर्ड आती है whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, कि जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो किन के लिए होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कंजम्पशन कहाँ होगा, इन चीजों को डिसाइड करें। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स है। थोड़ा डिटेल आप अपनी बुक से पढ़ो। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होप टू प्रोड्यूस। हो सकता है कि स्पेसिफिकेशन इसी से पूछ ले, विच आर नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम एन इकोनॉमी। तो 3 ऑप्शन आपके पास ही होंगे। एंड फोर्थ होगा व्हाई गुड्स आर प्रोड्यूस, जो भी कुछ बता सकता है। ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी इकोनॉमी में 3 तरह के, मतलब इकोनॉमी में जनरली 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, जिसको हम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सेकेंड इज मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। एंड थर्ड इज मिक्स इकोनॉमी, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, जिसको हम गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी भी कह देते हैं। ठीक है, देखो मैं डेफिनेशन ही बोल गया। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे ऑल डिसीजंस, सारे जो निर्णय हैं, जो भी डिसीजन होगा वो कौन लेगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट ही उनमें सारे डिसीजन क्या करेगी? फॉलो अप करेगी, टेक ओवर करेगी, मतलब जो भी डिसाइड करेगी वो। मार्केट इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो ऐसी इकोनॉमी में डिसीजन जो है वो सारे मार्केट के थ्रू ही मतलब मार्केट थ्रू ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट। तो उसको तो क्या बोलेंगे? सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। जब कोई डिसीजन इकोनॉमी में डिसीजन सारे कौन लेगी? गवर्नमेंट। तो हम उसको बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी। सॉरी, जब कोई सारे डिसीजन है इकोनॉमी के कौन लेगा? मार्केट। तो उसको हमको क्या बोलेंगे? मार्केट इकोनॉमी। एंड थर्ड एंड लास्ट, थर्ड जो हमारा मिक्स इकोनॉमी है, ये दोनों इकोनॉमी का क्या है? मिक्स्ड है। तो इसमें सेंट्रल प्लान इकोनॉमी प्लस मार्केट इकोनॉमी दोनों क्या होती हैं? इंक्लूड होती है। तो एक इकोनॉमी में कुछ डिसीजन गवर्नमेंट टेकन ओवर करे एंड पार्टली कंट्रोल किसका हो? मार्केट इकोनॉमी का। तो कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, कुछ डिसीजन मार्केट लेगा, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कुछ पोर्शन मार्केट। तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, चाइना शायद ना हो, रसिया। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल है यूएसए। एंड मिक्स इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल है इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो ये चाइना नहीं है, नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है हमारी कैसी इकोनॉमी है? सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव को सकारात्मक और नॉर्मेटिव को आदर्श तक कुछ ऐसा कहते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमी क्या करती है? इकोनॉमी की रियल पिक्चर को शो करती है कि इकोनॉमी में जो भी हम इंप्लीमेंट लेके आ रहे हैं, जो भी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे मतलब हम उनको कैसे किस नजरिए से देखते हैं।
ठीक है, तो जो भी इंप्लीमेंटेशन की जाती है वो कौन करता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या करती है? रियल पिक्चर को शो करती है कि वास्तविकता में इकोनॉमी में हो क्या है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या करती है? इस पॉजिटिव इकोनॉमी को एनालाइज करती है, इस रियल पिक्चर को एनालाइज करती है कि जो जो पॉलिसी हम अप्लाई कर रहे हैं ना वो हमारे फेवर में है कि नहीं है, डिजायरेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी को मतलब क्या बोलेंगे हम? नॉर्मेटिव, जिसमें इकोनॉमी में हम जजमेंट पास करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, रियल पिक्चर। ठीक है, फिर बारी आती है हमारी लास्ट पॉइंट की, सॉरी फोर्थ पॉइंट की, जिसका है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनमें जो डिफरेंस पूछा जाता है, तो सबसे पहले तुम एक इजी डेफिनेशन समझो। माइक्रो इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे हम इंडिविजुअल चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल प्राइस हो सकता है, गुड्स का प्राइस हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोडक्शन हो सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो सकता है। तो वहां पे हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे हम पूरी होल ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड, वहां इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे हैं या एग्रीगेट डिमांड, वहां इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ रहे हैं या एग्रीगेट प्राइस, एग्रीगेट सप्लाई, वहां पे जर्नल सॉरी इंडिविजुअल प्राइस को, गुड्स के प्राइस को पढ़ते हैं वहां जर्नल प्राइस लेवल को। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे हम इंडिविजुअल लेवल पे, एक बहुत स्मॉल लेवल पे इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। और जब हम होल ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमी। एक दूसरा डिफरेंस आप बता सकते हो कि हम इनमें, जैसे हमारा सेकंड चैप्टर है द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट इक्विलिब्रियम एटसेट्रा पढ़ते हैं। वहीं हम मैक्रो में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट। तो यहाँ पे वो सारी क्या चीजें होंगी? होल ऑफ इकोनॉमी, हर एक लेवल इकोनॉमी का सब यहाँ पे कवर हो जाता है। क्लियर हो गए? अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा जिसकी जो शेप है वो कैसी होती है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन, यानी कि ये हमारे ओरिजिन से जो इसकी शेप है वो कैसी आती है? कॉनकेव आती है। तो उस अच्छा होता क्या है पीपीसी कर्व? पीपीसी कर्व दो फैक्टर्स के उन कॉम्बिनेशन को शो करता है जिनका हम बेटर यूटिलाइजेशन करके किस किस तरह के मैन्युफैक्चरर्स कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक खेत है 1 बीघा, ठीक है, जिसमें मैं प्रोडक्शन करना चाहता हूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं कॉर्न और कॉटन, दो तरह के प्रोडक्शन में कर सकता हूं। अब एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है कि मैं 20% में तो क्या ग्रो करूंगा? कॉर्न को, और 80% में मैं कॉटन उगा सकता हूं। ठीक है। बी, अब इस बार मैं इनको इक्वल इक्वल पोर्शन दे देता हूं। 50% में क्या कॉर्न उगाऊंगा और 50% में कॉटन। उसके बाद मैं हो सकता है 80% में कॉर्न मैन्युफैक्चर करूंगा और 20% में कॉटन। तो हमारे पास जो भी फैक्टर्स अवेलेबल थे उनके मल्टीपल तरीके से क्या करके कॉम्बिनेशंस तैयार करके कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते। और दूसरी बात यह है कि यह जो कर्व जो है ना कैसा है? कॉनकेव। उसका रीजन होता है एमओसी, मार्जिनल। ये जो पीपीसी कर्व की जो शेप होती है ना वो कैसी होती है? कॉनकेव। और उसका रीजन होता है डिमिनिशिंग एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि हम देखो कॉटन की अगर 80 देखो कॉर्न की एक्स्ट्रा यूनिट 30% एक्स्ट्रा यूनिट गेट करनी है तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करना होगा? सेक्रीफाइस करना होगा। एक एक्चुअल टेबल के साथ पढ़, कॉर्न और कॉटन एक कॉम्बिनेशन में मैं कॉर्न की एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करता हूं और कॉटन की 4। ठीक है। मुझे बी कॉम्बिनेशन में क्या करना होगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट को गेट करने के लिए मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 2 यूनिट का। ठीक है, तो मैं कॉटन की क्वांटिटी को कम कर दूंगा और कॉर्न की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा। इसी को क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे एक और एक्स्ट्रा यूनिट गेट करने के लिए कितनी यूनिट? एक और यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो देखो
अब हमें कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है? 2। कितनी गेट करने के लिए? 1। यहां पे हमें कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है? 1। और कितनी गेट करने के लिए? तो इधर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना था? 2:1। और यहां कितना है? 1:1। तो 2 से क्या हो गया? रिड्यूस। इसी रीजन की वजह से ये जो पीपीसी कर्व है कॉनकेव टू ओरिजिन होता है, लेफ्ट टू डाउनवर्ड। ठीक है, पीपीसी कर्व क्या बताएगा? हम हमारे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका फुल्ली यूटिलाइज करके कॉर्न एंड कॉटन की कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा पीपीसी बताता है। डिटेल में पढ़ने के लिए अब अपनी किताबों को उठा लो, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए। 28 तारीख को एक होगा, 8 दिन रिमेनिंग है। एक चैप्टर डेली पढ़ो, तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।